जय हिंद दोस्तों। आप मेरा एनालिसिस एक बार देखिए। आपने पिछला एनालिसिस देखा है कल का, तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अब देखिए, मेरा एनालिसिस कराने का तरीका एकदम से अलग है। अब पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन पूछा था बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक याद रखिएगा न्यूटन होता है, और इसे एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट्स के लिए जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक, तो मैं आपको वो करवाता हूँ, ठीक है। तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था और एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये होता है बल। अगला, अगर आपसे बल का फार्मूला पूछ देता है, तो बल का फार्मूला होता है एफ इजिकल टू एम ए। तो फोर्स इजिकल टू आपका हो जाएगा मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। एक्सिलरेशन मतलब होता है त्वरण, ठीक है। तो ये बल का फार्मूला हो जाता है। याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर चीड़ फाड़ करता हूँ उस क्वेश्चन की, ठीक। अगला, अगर आपसे पूछे बल कैसी राशि है, तो बल एक जो है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है और दिशा दोनों होती है। तो जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना, वो सदिश राशि होती है, ठीक है, याद रखना। एक न्यूटन बल को परिभाषित करें। एक न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखना। बल का सीजीएस मात्रक अगर पूछता है आपसे, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और अगर आपसे पूछता है न्यूटन न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो जो प्रथम नियम है ना, जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम बल को परिभाषा देता है, और इसका फॉर्मूला न्यूटन का द्वितीय नियम देता है, जो मैंने आपको बताया ना, एफ इजिकल टू एम ए। तो ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। इससे जो है बल की परिभाषा जो है बल का फॉर्मूला मिलता है, और बल की परिभाषा जो है वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलती है। और अगर यहीं पर बात कर ले न्यूटन की गति का थर्ड नियम क्या कहता है, तो थर्ड नियम न्यूटन गति का कहता है कि एक्शन रिएक्शन का नियम होता है न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन का एक्शन रिएक्शन मतलब जो आप एक्शन करोगे वही आपको उल्टा रिएक्शन में मिलेगा। जैसे आप दीवार में एक मुक्का मारोगे, तो दीवार उतना ही फोर्स दीवार भी आपके जो है हाथ पर लगाएगी, ठीक। अच्छा, अगला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था दाब का एसआई मात्रक जो है क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसे संक्षेप में पीए के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अब एग्जाम पॉइंट के क्वेश्चन देखिए। दाब को परिभाषित करने का सूत्र क्या होता है? दाब को परिभाषित करने का सूत्र मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो दाब को परिभाषित करने का सूत्र होता है पी इजिकल टू एफ अपॉन ए, मतलब प्रेशर इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एक एरिया में लगने वाला फोर्स जो है वही होता है क्या, आपका प्रेशर। दाब कैसी राशि होती है? दाब अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती भाई। दाब नीचे से लगा सकते हो, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी दाब लग सकता है। पास्कल जो है दाब को परिभाषित करता है, याद रखिएगा। पास्कल जो है दाब को परिभाषित करता है। एक पास्कल दाब जो है को परिभाषित करें, तो एक पास्कल वह दाब होता है एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लंबवत 1 न्यूटन बल लगाने पर जो उत्पन्न होता है, उसी को एक पास्कल कहते हैं दाब। और जो पास्कल होता है ना, वो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है, इसलिए जो है याद रखना, ठीक है। अगला, अगर आपसे पूछे बल लगाने में उत्पन्न क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे सॉरी 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 अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है दाब का सीजीएस मात्रक क्या होता है। दाब का सीजीएस मात्रक डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, याद रखना। अगला, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये जरूर याद रखना। अगला, अगर आपसे पूछे वायुमंडलीय दाब का एक अन्य सामान्य मात्रक क्या है जिसका प्रयोग मौसम विज्ञान में होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एक अन्य मात्रक बार होता है, तो ये जरूर याद रखना। तो पास्कल और बार दो यूनिट हो गई है ना। और एक बार में कितना होता है? एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होता है, तो ये भी याद रखना। गहराई के साथ द्रव के अंदर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गहराई बढ़ने पर द्रव के अंदर दाब भी बढ़ता है, तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आज पूछा गया हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो जरूर याद रखना। अगला, अगर आपसे पूछे संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम क्या होता है, तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एल्केन कहा जाता है, जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, अगर आपसे पूछता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। अगला, अगर आपसे पूछे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
कि दो मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? तो एक होता है एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं, और एक होता है एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन का ट्राई बॉन्ड होता है। अगला अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे सरल एल्कीन का नाम और सूत्र बताना है आपको, तो सबसे सरल एल्कीन होता है एथीन, और इसका फॉर्मूला है तो होता है C2H4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रहा हूँ। अगला अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल उदाहरण कौन सा है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल उदाहरण होता है बेंजीन। ये क्वेश्चन बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल एग्जाम्पल होता है। अगला अगर आपसे क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस होती है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बने पेट्रोलियम किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के जो ठोस द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण होता है, एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बनता है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? तो एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंध मतलब सिंगल जो है कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला अगर आपसे क्वेश्चन बने हाइड्रोकार्बन के दहन यानी हाइड्रोकार्बन के कंबशन पर मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाष्प जल वाष्प जो है वो उत्पन्न होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था विंध्याचल और अरावली के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है विंध्याचल और अरावली के बीच, याद रखिएगा। मालवा की बात करते हैं तो मालवा का सबसे ऊंचा अगर शिखर की बात करें तो सिगार की चोटी है 881 मीटर। अगर मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो जानापाव की पहाड़ी है जो कि 852 मीटर की है, ठीक है, 854 मीटर की है, सॉरी। और मालवा ये जानापाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम चंबल है, याद रखिएगा। चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर है, याद रखिएगा। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर नाम के 3 प्रोजेक्ट चंबल नदी पर चलते हैं, जिसमें से गांधी सागर जो आपका प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, याद रखेंगे, ठीक है। और जो कोटा नाम का शहर है वो चंबल नदी के किनारे ही है, तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक। अगला जो है अब इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑपरेशन कर लेते हैं अपन। तो मालवा के पठार का विस्तार मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में है? तो आपका मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है मिलता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अरावली की बात करते हैं ना, तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत पुराना पर्वत है। और इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो स्टडी विद संजू SGL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। और इस वीडियो का PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको PDF ये वाली मिल जाने वाली है, ठीक है। और इस तरह का आपको जो है एनालिसिस किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलने वाला। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे किस नदी ने मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित किया और यह किस पठार से निकलती है? तो चंबल नदी जो कि विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है आपकी, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। मैंने आपको बताया है जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, आप ये याद रखना, ठीक है। तो चंबल नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगर आपसे पूछे मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी कैसी है? तो मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी जो है काली मिट्टी है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को जो है रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है, चरणोजम भी कहा जाता है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। अगला अगर आपसे पूछ दे अरावली की पहाड़ी किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया है पुरानी अवशिष्ट पर्वतमाला है ये, ठीक। अगला पूछे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी इसकी है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला अगर विंध्याचल से क्वेश्चन बन जाए कि विंध्याचल पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ये एक विंध्याचल ब्लॉक पर्वत नहीं है, याद रखिएगा। विंध्याचल एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत आपका सतपुड़ा है, तो यहाँ पर जो है गलत जो है फैक्ट लिखा हुआ है, तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। विंध्याचल एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा है, विंध्याचल जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अगला अगर आपसे फैक्ट बन जाए कि विंध्याचल पर्वतमाला किन 2 प्रमुख प्रणालियों के बीच जल विभाजक का काम करती है? तो गंगा उत्तर में और दक्षिण में नर्मदा नदी, इन प्रणालियों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। कौन सी आपकी? तो विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। अगर गंगा की जगह में यहाँ पर यमुना भी आएगा तो वो भी आप लगा सकते हो। अगला पूछे मालवा का पठार किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? तो मालवा का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है जो कि डक्कन ट्रैप का हिस्सा है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला अगर प्रश्न बन जाए आपसे अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों में कौन सी प्रमुख नदी निकलती है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो उसका नाम है लूनी नदी, याद रखिएगा। पूछे आपसे ऐसी कौन सी नदी है जो बीच रास्ते में ही गायब हो जाती है? तो वो लूनी नदी ही रहती है, ठीक है। कच्छ के रण में गायब हो जाती है ये। अगला प्रश्न अगर बन जाए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस पर्वत श्रृंखला के दरारों से होकर बहती हैं? तो नर्मदा विंध्याचल
और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी और ताप्ती सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच से बहती है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जैसे ये मान लीजिए विंध्याचल है, ठीक है। ये विंध्याचल है तो यहाँ आपकी नदी बहने वाली है नर्मदा, ये आपकी सतपुड़ा हो जाएगी, सतपुड़ा, ठीक है। और इसके बीच में बहने वाली नदी हो जाएगी आपकी ताप्ती, और यहाँ पर आपका अजंता की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको बन जाना चाहिए। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मुल्ताई बैतूल से निकलती है, याद रखेंगे। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, तो ये भी याद रखेंगे। अमरकंटक प्लेटू की हाइट 1066 मीटर है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कीरर घाटी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद भी चल रहा है कीरर घाटी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, प्रश्न नंबर 5 आज आपसे पूछा गया पूर्व से निकलने वाली नदियों से संबंधित प्रश्न था एक, तो मैं आपको सारे नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो भारत में सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, याद रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन अगर पूछे आपसे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 3 प्रमुख नदियाँ किस जल निकाय में गिरती हैं? तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, याद रखिएगा। अगला पूछे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में कौन सी नदी अपने डेल्टा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दक्षिण का उद्यान भी कहा जाता है? तो कावेरी नदी होगा इसका आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला पूछे अगर आपसे उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जो हीराकुंड बांध के लिए जानी जाती है? तो महानदी है आपका सही उत्तर होगा आपका। अगला पूछे अगर दो पूर्वगामी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां दामोदर और सुवर्ण रेखा किस पठारी क्षेत्र से निकलती हैं? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। अगला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपका महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। अगला पूछे किस पूर्वगामी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहते हैं। अगला पूछे अगर आपसे कावेरी नदी जल विवाद कौन से दो राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बनता है प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं? तो ये क्योंकि ये नदियां मैदान में धीमी गति से बहती हैं और अपने साथ लाई गई जो गाद होती है, जैसे सिल्ट कहते हैं, को मुहाने पर जमा कर देती हैं। ऐसी दो नदियां मैं आपको बताऊंगा, ताप्ती और नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व से पश्चिम बहती हैं, और ये डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोहम्मद गौरी को युद्ध में किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। इस पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, चीड़ फाड़ कर देते हैं। तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1191 में, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला पूछे अगर तराइन का दूसरा युद्ध तो अगले ही साल 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी थी। अगला पूछे मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण भारतीय अभियान कौन सा था, जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद को हराया गया था? तो ये चंदावर का युद्ध था, 1194 में लड़ा गया था। अगला पूछे मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई थी तो किस गुलाम ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? उसका कौन सा गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं पूरा दिल्ली सल्तनत उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। अगला आज आपसे क्वेश्चन बना कि रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से बनता है? तो विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जम जाता है। विटामिन से कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने की थी 1912 में। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो एडेक, याद रखिएगा। विटामिन ए, डी, ई और के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी होते हैं, ठीक है। जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अगला पूछे किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछे अगर आपसे किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। अगला पूछे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, याद रखना। अगला पूछे विटामिन थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, जो तंत्रिका और हृदय को प्रभावित करता है। अगला अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है, ऊपर देख चुके हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन।
अगला अगर आपसे आज प्रश्न अगर बन जाता है आपसे कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन या प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल और इसकी कमी से बांझपन आता है, याद रखना। अगला अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और यह किस तत्व में पाया जाता है, तो रासायनिक नाम इसका साइनोकोबालामिन है और इसे कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। विटामिन B12 इसे बोलते हैं, ठीक है। आज आपसे एक क्वेश्चन बना था कि रक्त का निष्पादन शुद्धिकरण जो है कहाँ पर होता है, तो याद रखना रक्त का जो शुद्धिकरण है मुख्य रूप से फेफड़े में होता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर घुलती है। इसके अलावा किडनी में भी रक्त की शुद्धि होती है और किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, याद रखना। क्वेश्चन आपसे बन सकता है किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए कल की शिफ्ट में कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त का एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त का मान कितना होता है, तो पीएच मान इसका 7.4 होता है। वैसे 7.35 से 7.45 के बीच में पीएच मान होता है। पीएच का फुल फॉर्म अगर पूछे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, तो लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन बने रक्त में कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है, तो जो WBC होती है ना, उन्हें सिपाही भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी, तो ये भी याद रखेंगे। स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न अगर पूछता है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं, तो O निगेटिव को कहते हैं, याद रखना। अगला अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं और प्रोटीन मदद करते हैं, तो मुख्य रूप से प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं और फाइब्रोजिनोन नाम का प्रोटीन भी रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे आज या कल मानव शरीर में रक्त का भंडार गृह किसे कहते हैं, तो प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं और भंडार गृह भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेव यार्ड ऑफ RBC कहते हैं, याद रखिएगा। भंडार गृह तो नहीं रखिएगा, ब्लड बैंक जरूर कहते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेव यार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं, ठीक है। और यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन होता है और अगर WBC का पूछे तो 4 से 6 दिन होता है, ठीक है। आज आपसे क्वेश्चन बना था उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में कैसे कार्य करते हैं, तो मतलब उत्प्लावन बल जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में काम करता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल के किस तरफ काम करता है, तो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करता है, इसलिए दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे उत्प्लावन बल क्या है, तो यह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी तरल द्रव या गैस द्वारा उसमें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न बने उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उत्प्लावन बल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बने अगर आपसे क्वेश्चन आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है और तभी आदमी तैर पाता है, ठीक है। कोई वस्तु पानी में क्यों तैरती है, कोई वस्तु तब तैरती है जब उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक या बराबर हो जाता है, तब आदमी तैरने लगता है। आज आपसे प्रश्न पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन किस बल की वजह से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो विपरीत आवेशों नाभिक पर धनात्मक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक के बीच लगता है, याद रखना। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगभग -1.602 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है और यह प्रकृति में ऋणात्मक होती है। प्रश्न अगर पूछे परमाणु के नाभिक में कौन सा मौलिक कण पाया जाता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में रहता है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता जबकि नाभिक उसे आकर्षित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति कक्षाओं में होती है और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है जिससे वह संतुलित रहता है, तो जरूर याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बने कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित ऊर्जा वाले मार्ग में घूमते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं, कोश कहते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। विमी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा GDP का निर्धारण कौन करता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो केंद्रीय सांख्यिकी जो है आयोग होता है वो आपका GDP का निर्धारण करता है। हेडक्वार्टर कोलकाता में इसका।
आसियान का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो वैसे तो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है, लेकिन मैंने आसियान आपको पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए वहाँ से, ठीक है। यहाँ पर डिटेल नहीं करेंगे। पंचवर्षीय योजना भी मैंने करा रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चार्टर एक्ट 1773 क्या था? तो चार्टर एक्ट 1773 नाम का कोई ऐसा जो है एक्ट नहीं आया था। ये एक्चुअली में ये रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसे 1773 में पारित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे, देख लीजिए। इस प्रावधान द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, याद रखना। और वॉरेन हेस्टिंग इस पद को धारण करने वाला पहला व्यक्ति बना था। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और इसके अलावा कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। 16वां क्वेश्चन मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो वीडियो देखिए आप, वीडियो डला हुआ है पूरा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा प्रायिकता के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन बने आप, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, औसत, ब्लड रिलेशन, प्लेस वैल्यू, डायरेक्शन सीरीज, रसायन विज्ञान के जो है बैलेंस करने वाले क्वेश्चन। इसके अलावा बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आज ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं। खुद पर भरोसा रखिए और सिलेबस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपसे। तो इसी तरह का आपको डेली एनालिसिस दे दिया करेंगे। आज हम पहली शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कराया। मैं शाम को जो है आउट ऑफ द स्टेशन रहूँगा, तो थोड़ा शाम का आपको जो है एनालिसिस नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये आपको वीडियो शाम को ही मिलेगी, लेकिन ये पहली शिफ्ट का वीडियो है, ठीक है। तो इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं हमें। और इस वीडियो का अगर इस जो है पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।